जी अस्सलाम वालेकुम। एफबीआर ने एक डॉक्यूमेंट इशू किया है, एसआरओ नंबर 1212 2025, 7 जुलाई 2025 को इशू किया गया है। इस एसआरओ के मुताबिक अब आपको वेल्थ स्टेटमेंट में अपने एसेट्स की जो कॉस्ट आप डिक्लेयर कर रहे होते हैं उसके साथ साथ उसकी मार्केट वैल्यू भी बतानी है। मतलब आपने एसेट अगर 1 लाख रुपए में परचेज किया था आज से 5 साल पहले, अब उसकी वैल्यू अगर 6 लाख रुपए है तो आपको वहां पे लिखना है कि मेरे एसेट की वैल्यू अब 6 लाख है। मार्केट वैल्यू का डाटा एफबीआर क्यों डिमांड कर रहा है और ये हम डाटा कहाँ से फेच करेंगे और इसको एंटर करने के बाद हमें क्या इंप्लीकेशन इसकी फेस करनी पड़ सकती है, आज की वीडियो में इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। लास्ट वीडियो हमने देखा था कि जो एक एसआर इशू किया गया, एसआर नंबर 1213, इसमें एफबीआर ने जो सिंप्लीफाइड रिटर्न का जो अपडेटेड फॉर्म है वो अवेलेबल किया है। अभी 7 डेज की इस पर डिस्कशन होगी और 15 जुलाई तक एक्सपेक्टेड है कि इसको आईआरएस के ऊपर लाइव कर दिया जाएगा। इसमें अब एफबीआर आपको प्री फिल डाटा प्रोवाइड कर रहा है सारी चीजों में जो उसके पास डाटा अवेलेबल है, बाकी डाटा वो आपसे मांग रहा है कि आप उसको कंफर्म करें और अपनी रिटर्न को सबमिट करें। जो आज की डिस्कशन है इसमें एफबीआर ने जो वेल्थ स्टेटमेंट का जो क्लासिकल कह सकते हैं या पुराना जो फॉर्मेट है उसमें एक चेंज इंट्रोड्यूस करवाया है। उसके अगर हम पेज नंबर जाए 47 के ऊपर, यहाँ पे देखिए ये एक फॉर्मेट है, इनकम टैक्स रिटर्न फॉर टैक्स ईयर 2025, इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न फॉर इंडिविजुअल। इसके वेल्थ स्टेटमेंट के लिए पेज नंबर 66 पे अगर आप जाएंगे तो ये आपके स्क्रीन के सामने वेल्थ स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है ये आपको नजर आ रहा है। पर्सनल एक्सपेंसेस, पर्सन एसेट्स, लायबिलिटीज, रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स। अब पर्सनल एक्सपेंसेस की टाइप में कोई चेंज नहीं है, सारी चीजें एग्जैक्टली वैसे ही जैसे अभी करंटली चल रही हैं। इसके साथ साथ जो अगली टैब है पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज की, इसके ऊपर अगर आप देखें ये डिस्क्लेमर एफबीआर ने ऐड किया है। इस डिस्क्लेमर में वो कह रहा है वैल्यूज एंटर्ड इन एस्टिमेटेड करंट मार्केट वैल्यू कॉलम, मतलब इस कॉलम की बात कर रहा है। एस्टिमेटेड करंट मार्केट वैल्यू कॉलम आर बीइंग कलेक्टेड फॉर एकेडमिक एंड पॉलिसी रिसर्च पर्पसेस ओनली, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड फॉर डिटरमिनिंग योर टैक्स लायबिलिटी और फॉर योर वेल्थ रिकंसिलिएशन। यहाँ पे वो एक डिस्क्लेमर दे रहा है कि ये जो नया कॉलम मैंने ऐड किया है एस्टिमेटेड करंट मार्केट वैल्यू का, ये मैं अपने रिसर्च और अपने डाटा के लिए सिर्फ आपसे कलेक्ट कर रहा हूँ। इसका मकसद आपकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना या आपकी वेल्थ को रिकंसाइल करना नहीं है। अब इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है? एफबीआर ने जो एक डाटा कलेक्शन का मैकेनिज्म बनाया है जिसमें वो एआई पावर्ड एक सिस्टम है और कुछ डाटा वो थर्ड पार्टी से कलेक्ट कर रहा है, कुछ डाटा वो टैक्स पेयर्स की रिटर्न से कलेक्ट करके एक सिस्टम जनरेटेड डाटा क्रिएट करेगा जिसमें कैटेगरी का अनाउंस की गई है एफबीआर की तरफ से, जिसमें मल्टीपल टाइम उसको बताया गया है हाई प्रोफाइल पीपल। हाई प्रोफाइल पीपल के अंदर एफबीआर जो लोग हाईलाइट करेगा उनकी वेल्थ का डाटा एफबीआर कलेक्ट कर रहा है और उनका जो बैंक स्टेटमेंट है या बैंक बैलेंस है उसकी डिटेल है, जो उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं उसकी डिटेल है, जिसमें प्रॉपर्टी का जो एक रिकॉर्ड है वो भी शामिल है। तो ये सारे डाटा कलेक्ट करने के बाद बैंक एक लिस्ट तैयार करेगा हाई प्रोफाइल पीपल की, उसकी बेसिस पे वो एफबीआर फिर आपको टैक्स नोटिस इशू करेगा। टैक्स नोटिस इशू करने के बाद वो आपसे पूछेगा कि आपके पास इतने पैसे कहाँ से है कि आपने इतनी वर्थ के एसेट्स अपनी रिटर्न में दिखाए हुए हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो एफबीआई फिर से उन्हीं लोगों को टारगेट कर रहा है जो कि रिटर्न फाइल करते हैं और फाइलर कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। अगर जो नॉन फाइलर है वो रिटर्न फाइल ही नहीं करता, उसका वेल्थ स्टेटमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, उसने सिर्फ ट्रांजेक्शन करनी है, नॉन फाइलर का टैक्स पे करना और एफबीआर ने कोई क्वेश्चन उसे नहीं करना। लेकिन एक बार फिर एफबीआर ने फाइलर कैटेगरी को ही टारगेट किया और इन्हीं के ऊपर नई रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करने जा रहा है जिसमें अब जो डाटा वो ऑलरेडी प्रोवाइड करते हैं अपने एसेट्स का उसके अगेंस्ट उसकी मार्केट वैल्यू भी एंटर कर रहे होंगे। इस मार्केट वैल्यू को यूज करते हुए एफबीआई डाटा बनाएगा और फिर नोटिस इशू करेगा और वहां से फिर टैक्स रेवेन्यू जो एक कलेक्शन है उसको वो बेहतर करेगा। टैक्स नेट में इजाफा नहीं होगा, जो एक आइडियल सिचुएशन है कि टैक्स नेट में इजाफा होना चाहिए वो नहीं होगा, सिर्फ टैक्स कलेक्शन में इजाफा होगा। अब मार्केट वैल्यू आप किस तरह कैलकुलेट करेंगे उसके लिए आपने आईआरएस पे जाना है। आईआरएस पे जाने के बाद सबसे लास्ट में अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ रही है वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी एमएस एक्सेल, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आगे एक नया लिंक ओपन हो जाएगा, एक्सेल फाइल डाउनलोड होगी। इसका ओपन करेंगे तो इसके अंदर डिफरेंट लिंक्स अवेलेबल होंगे सिटी वाइज। अब जिस शहर में आपकी प्रॉपर्टी है आपने सिंपल उस सिटी को क्लिक करना है और आपका आगे उस सिटी के जो रेट्स हैं डिफरेंट एरियाज के वो सामने आपको नजर आ जाएंगे। जैसे अब यहाँ मेरे सामने पॉइंट नंबर 14 पे हैदराबाद है, मैं हैदराबाद पे क्लिक करता हूँ तो आगे एक वेबसाइट ओपन होगी एफबीआर की, जो एक लिंक है वो ओपन होगा, इसमें एक फाइल है, डाउनलोड की ऑप्शन है, इसको मैं जब क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एफबीआर के वैल्यूएशन रेट्स अवेलेबल हैं। इसमें आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी दोनों शामिल हैं, पर मरला फ्लैट का भी रेट शामिल है, घर का भी रेट शामिल है और उसके अलावा रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल दोनों में बाइफिकेशन अवेलेबल है। इसमें अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एरिया वाइज बाइफिकेशन नीचे नजर आ जाएगी कि ये आपका जैसे एरिया है ये कैटेगरी 7 एरियाज हैं जो यहाँ फॉल कर रहे हैं। अब आपका एरिया का कैटेगरी 7 में है तो आपने ऊपर आना है,
कैटेगरी 7 को आपने यहाँ पे देखना है कि आपका कैटेगरी 7 आ रहा है इस क्लासिफिकेशन में। और उसके बाद अगर आपकी प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल है तो आपका पर स्क्वायर यार्ड 4,000 का रेट है। अगर वो ओपन प्लॉट है, अगर बिल्ट अप है, बिल्डिंग है, तो 5,000 है। इसी तरह हर कैटेगरी में आपने देखना है कि आप किस कैटेगरी में प्रॉपर्टी फॉल कर रही है और उस प्रॉपर्टी की क्या क्लासिफिकेशन है, टाइप क्या है उसकी। यहां से आप अपना मार्केट वैल्यू रेट निकालेंगे और उसको एंटर कर देंगे अपने वेल्थ स्टेटमेंट में। एक मैंने फॉर्मेट यहाँ पे बनाया है वेल्थ स्टेटमेंट का, जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह आप डाटा प्रोवाइड कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल, ये मैंने एग्जांपल ये डाटा कलेक्ट किया है कि प्रॉपर्टी, व्हीकल, बैंक, कैश, गोल्ड, शेयर्स, ये वो कुछ आइटम हैं जो तकरीबन हर टैक्स पेयर की वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर एसेट साइड में आ रही होती हैं। अब मैंने यहाँ पे अज्यूम किया कि इस बंदे की प्रॉपर्टी की जो कॉस्ट है, जिस उसने परचेज किया था, 1 करोड़ में प्रॉपर्टी उसने परचेज की होगी। अब 1 करोड़ की प्रॉपर्टी अगर उसने 5 साल या 10 साल पहले परचेज की थी, आज की डेट पे अगर उसकी मार्केट वैल्यू निकालेगा तो कम से कम भी उसकी वैल्यू 5 करोड़ के आसपास तो लाजमी निकल रही होगी। तो इसके बाद अगर हम यहाँ पे डाटा कंपाइल करने की तरफ जाए तो टोटल एसेट्स की जो आपकी वेल्थ निकलती है वो हम देखते हैं कि कहाँ पे टोटल कैलकुलेट होता है। व्हीकल जैसे यहाँ 20 लाख की आ रही है। अब गाड़ियां आज से अगर 3-4 साल 5 साल पहले थे तो गाड़ियों की प्राइसेस थोड़ी कंट्रोल थी। अब गाड़ियों की प्राइस काफी बढ़ गई। तो हो सकता है कि इसी गाड़ी की प्राइस अगर आप यूज कंडीशन में देखें तो ये 3 मिलियन में आपको यूज मिल रही हो, जो उतने से कम पैसों में उसने आज से 5 साल पहले न्यू परचेज की थी। बैंक बैलेंस वही होगा क्योंकि वो कैश वैल्यू प्रेजेंट कर रहा है, कैश बैलेंस भी सेम मार्केट वैल्यू के ऊपर होगा। गोल्ड, अब यहाँ पे देखें, गोल्ड अगर हम एज्यूम करते हैं कि ये 10 तोला सोना है, उस बंदे ने परचेज किया था 50,000 रुपये फी तोला के रेट पे, जो कि 5 लाख रुपया बनता है। अब आज का रेट अगर 3.5 लाख रुपया भी अज्यूम करें और उसको आप 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये 35 लाख रुपया निकलता है। मतलब 5 लाख का जो गोल्ड उसने परचेज किया था वो आज की डेट में 35 लाख का उसके पास पड़ा हुआ है, जो उसकी मार्केट वैल्यू है। शेयर्स में भी आपको मार्केट वैल्यू देखनी पड़ेगी। आपने शेयर में कब इन्वेस्टमेंट की थी, आज उस शेयर की क्या मार्केट वैल्यू है। इसमें इतना चेंज एक्सपेक्टेड नहीं होता, लेकिन फिर भी हम अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे 3 लाख रुपया है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 13.3 मिलियन, तकरीबन कोई 1.25 करोड़ रुपया बनता है, जो उसकी कॉस्ट थी जिसको अपना एसेट उसने डिक्लेयर किए हुए थे। अब वही एसेट अगर मार्केट वैल्यू पे लेके जाएगा तो उसकी वैल्यू निकलेगी 57.4 मिलियन, जो कि तकरीबन 6 करोड़ के आसपास बनती है। इसका अगर आप चेंज देखें कि मार्केट वैल्यू और कॉस्ट में कितना चेंज है, ऑलमोस्ट यहाँ पे 330% का इंक्रीज है। इसका मतलब है कि जो एफबीआर डाटा कलेक्ट करना चाह रहा है वो आपकी एक्चुअल वेल्थ कैलकुलेट करना चाह रहा है। जो वेल्थ स्टेटमेंट अभी आपको अवेलेबल होती है उसमें एफबीआर आपकी एक्चुअल जो आपकी वेल्थ है, नेट आपकी वैल्यूएशन है, वो कहीं से पता नहीं चल पाती। वो आपसे खुद पूछ रहा है कि आप अपने एसेट्स की मुझे मार्केट वैल्यू बताओ, ताकि मैं ये देख सकूं कि आज आपके जो टोटल एसेट्स हैं वो कितनी वैल्यू पे स्टैंड कर रहे हैं और आपकी इनकम कितनी जनरेट हो रही है। अब यहाँ पे कोई बंदा है जिसकी इनकम 5 लाख रुपया महीना है, पूरे साल का अगर वो 60 लाख रुपया यहाँ पे अर्न कर रहा है, तो इसको अगर वो एफबीआई कंपेयर करने की तरफ जाता है आपकी टोटल एसेट्स के ऊपर मार्केट वैल्यू पे, तो यहाँ वो कहता है कि यार आपकी टोटल इनकम पूरे साल की आपके टोटल एसेट्स की मार्केट वैल्यू का 10% बनते हैं। तो आपने इतने एसेट्स कैसे परचेज कर लिए। अब यहाँ पे एक टेक्निकल पॉइंट है कि ये मार्केट वैल्यू हर रोज चेंज होती है। कॉस्ट देखनी चाहिए कि जब उस बंदे ने वो चीज परचेज की थी तब कितने की थी, उस वक्त उसकी इनकम क्या थी। लेकिन एफबीआर आई डोंट नो कि वो किस तरफ अपनी डायरेक्शन लेके जा रहा है कि मार्केट वैल्यू से वो टैक्स नोटिस किस तरह करेगा, हाई रिस्क प्रोफाइल लोगों को कैसे वो आइडेंटिफाई करेगा। क्योंकि अगर एक प्रॉपर्टी की अगर आप रेट ले लें, गोल्ड का रेट ले लें, आज से 4-5 साल पहले गोल्ड का रेट अंडर 1 लाख था, अभी वही गोल्ड का रेट 3 टाइम्स इंक्रीज कर गया, 3.5-4 लाख को टच कर रहा है। अब उस बंदे ने अपनी अगर सेविंग से कुछ गोल्ड परचेज कर लिया था, अगर आज उसको वो नोटिस करेंगे आपके पास 35 लाख रुपए का गोल्ड कैसे आया, तो वो एक जस्टिफाई नहीं कर पाएगा कि उसने जब परचेज किया था तो 5 लाख का था, अब वो 35 लाख का हो गया। तो ये कुछ इश्यूज हैं जो अब एफबीआर अपनी रिटर्न में जो एक नया फॉर्म आपको अवेलेबल होगा उसमें आपको नजर आएंगे। आपको मार्केट वैल्यू भी बतानी पड़ेगी। इस मार्केट वैल्यू के बेसिस के ऊपर एफबीआर आपको नोटिस कर सकता है, जिसके अंदर वो आपसे डाटा मांगेगा कि आपकी जो प्रोफाइल है वो हाई रिस्क कैटेगरी में फॉल कर रही है। आपको कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। हो सकता है कि आपको कोई रिस्ट्रिक्शन फेस करनी पड़े बैंक ट्रांजेक्शन के ऊपर या प्रॉपर्टी की जो परचेज और सेल ट्रांजेक्शन उसके ऊपर, क्योंकि आपकी जब प्रोफाइल हाई रिस्क कैटेगरी में आ जाती है तो फिर एफबीआर आपकी हर जो एक मूवमेंट है उस पर नजर रख रहा होता है। तो ये रिसेंट अपडेट थी रिगार्डिंग वेल्थ स्टेटमेंट। बाकी कोई चेंज नहीं है किसी भी फॉर्म के अंदर जो इंडिविजुअल के लिए है।
लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था वो सिंप्लीफाइड फॉर्म था। वो एक कह सकते हैं क्लासिकल फॉर्म ये वाला है, जिसमें आपको पुराने फॉर्म में डाटा अवेलेबल होता है। जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है वो एफबीआई ने नया इंट्रोड्यूस करवाया, जिसके ऊपर हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो राइट कॉर्नर पे यहाँ पे उसका लिंक अटैच करो, आप उसको विजिट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक पर डिस्कशन होगी। अपने हाल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मैंने अपने व्हाट्सएप पे चैनल बनाया है सीए पैकेज शेख के नाम से। इसमें जितनी भी रिसेंट अपडेट्स हैं वो आपको एक्सक्लूसिवली यहाँ पे अवेलेबल होंगी, रियल टाइम पे आपसे शेयर की जाएंगी। उसके बाद वीडियो में जो भी मैं डिस्कशन करता हूँ उसको मैं पहले ही ग्रुप में बता दूंगा इंशाल्लाह कि जो आज हम डिस्कशन करेंगे वो किस टॉपिक के ऊपर होगी। उसके अलावा जो भी नई अपडेट्स आएंगी वो इस चैनल के ऊपर आपको उसके लिंक्स या डॉक्यूमेंट्स आपको अवेलेबल होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने लिंक इस चैनल का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, आप उसको जाकर फॉलो करें ताकि आप रिसेंट अपडेट्स के साथ इन टाइम अपडेटेड रहें।